हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर के क्लास 10th में आपका स्वागत है। मैं केसी मिश्रा। हम लोग आज समास विषय पर चर्चा करेंगे और इसके पहले के वीडियो में हम लोग अव्ययी भाव समास पर चर्चा किए थे। आज के इस वीडियो में हम द्वंद्व समास पर चर्चा करेंगे। हम यह जानेंगे कि द्वंद्व समास क्या है और उसको हम कैसे पहचानेंगे कि यह द्वंद्व समास है। तो छात्रों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तो सबसे पहले छात्र यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल लिखा है, दो उदाहरण लिखा है। पहले इसको आप ध्यान से सुनिए, देखिए। पहला एग्जाम्पल है मयूरी च कुक्कुटश्च इति मयूरी कुक्कुटौ। और दूसरा एग्जाम्पल है देवः च दानवः च गंधर्वः च इति देव दानव गंधर्वा। ये दो एग्जाम्पल को छात्र बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। जब इन एग्जाम्पल को हम समझ जाएंगे तो हमें द्वंद्व समास समझने में बहुत ही आसानी होगी। किसी भी प्रकार की कठिनाई मैं समझता हूं कि नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए छात्र यहां देखिए, मयूरी च कुक्कुटश्च इति मयूरी कुक्कुटौ। मयूरी मतलब मोर और कुक्कुट मतलब मुर्गा। ठीक है, यहां मयूरी है और यहां कुक्कुट है, लेकिन जो समस्त पद बना, जो समस्त यहां पद बना मयूरी कुक्कुटौ, आप इसमें देखिए कि मयूरी का भी अर्थ यहां प्रकट हो रहा है और कुक्कुट का भी अर्थ प्रकट हो रहा है, मोर का भी अर्थ प्रकट हो रहा है और मयूरी मतलब मोरनी समझिए, मोरनी का अर्थ प्रकट हो रहा है और कुक्कुट का भी अर्थ प्रकट हो रहा है। छात्र यहां ध्यान दीजिए, दोनों का अर्थ यहां है, लेकिन कुक्कुट पद जो है वह द्विवचन में है। यहां ध्यान दीजिए, कुक्कुट पद क्या है, द्विवचन में है, और एक जो है मयूरी स्त्रीलिंग है और कुक्कुट पुल्लिंग है, और ये समस्त पद बना तो द्विवचनांत है, और इसमें मयूरी का भी उतना ही वैल्यू है और कुक्कुट का भी उतना ही वैल्यू है। अब छात्र ये दूसरा उदाहरण को हम देखते हैं, देवः च दानवः च गंधर्वः च। इसमें देखिए सभी पद जो हैं प्रथमा विभक्ति से युक्त हैं। सभी पद क्या है, प्रथमा विभक्ति, देवः च दानवः च गंधर्वः च। लेकिन ये संख्या इनकी कितनी है, 3 है। देव है, दानव है, गंधर्वा है। यानी कि जब इसका समस्त पद बना तो देव दानव गंधर्वा हो गया। यह समस्त पद बहुवचनांत हो गया। क्या हो गया, बहुवचन में है। तो कहने का मतलब कि यह द्विवचन में का पद और यह बहुवचन का पद, और सभी शब्दों का इसमें अर्थ प्रकट हो रहा है। तो छात्र इससे हम क्या समझे, सबसे पहले तो द्वंद्व समास का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। द्वंद्व समास क्या, द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, युग्म, एक साथ होना। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, जोड़ना या युग्म, जुटा रहता है। यह द्वंद्व समास जो है जुटा रहता है। अब कब जुटेगा, जब दो चीज रहेगा, या दो से अधिक चीज रहेगा, 3 चीज रहेगा, 4 चीज रहेगा, 5 चीज रहेगा, तभी तो जोड़ेंगे। एक को कैसे जोड़ सकते हैं, यानी कि 2 पद जुड़े रहते हैं या 2 से अधिक पद उसमें जुड़े रहते हैं। पहला बात हमको यह अर्थ समझ में आया कि यह जो है कई शब्द जुड़े रहते हैं और इसका जो है वो द्विवचन में भी हो सकते हैं और बहुवचन में भी हो सकते हैं। और सभी पदों की, जो भी पद उसमें जुड़ रहे हैं, 2 पद जुड़ रहे हो या 3 पद जुड़ रहे हो या 4 पद जुड़ रहे हो या 5 पद जुड़ रहे हो, जो भी पद जुड़ रहे हैं वे सब प्रधान रहेंगे। तो छात्रों यहां लिखा गया है
तो इसको हम कह सकते हैं कि उभय, उभय मतलब दोनों। अब इसका हम परिभाषा क्या निकालते हैं, जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो। दोनों में यहाँ 3 पद को भी लेना है, बहुवचनांत पदों को भी लेना है। ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स है कि 2 ही। उभय का मतलब 2 होता है, लेकिन यहाँ उभय का भावार्थ भी लेना है कि सभी पद की प्रधानता होती है। समस्त पद कहिए, है ना, वो प्रधान होते हैं। लेकिन इसको हम परिभाषित करते हैं, आपको व्याकरण के बुक में भी मिलेगा कि उभय, उभय पद प्रधानो द्वंद्व, जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है वह द्वंद्व समास कहलाता है। तो छात्र, इस उदाहरण से हमने परिभाषा क्या निकाला कि उभय पद, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व। द्वंद्व समास किसे कहेंगे, जिसमें उभय पद की प्रधानता होगी, सभी पद की प्रधानता होगी, उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। अब द्वंद्व समास के संबंध में कुछ बिंदु हमको छात्रों याद रखना अत्यंत आवश्यक है। वह बिंदुओं को समझना भी अत्यंत आवश्यक है और याद रखना भी अत्यंत आवश्यक है। वह बिंदु क्या है, इसको हम स्मरणीय तथ्य के रूप में लिख सकते हैं। स्मरणीय, एकदम याद रखिएगा छात्रों इसको। पहली बात क्या है कि इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, दोनों पद की प्रधानता होती है, पहली बात। और इसमें च का अर्थ छिपा रहता है। च मतलब और, ठीक है ना, च अर्थ का अर्थ छिपा रहता है, सब च से युक्त रहता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें भी च है, मयूरी च, कुकुटस च, देव च, दानव च, गंधर्व च। च का अर्थ इसमें छिपा रहता है। दूसरा बात हमको क्या याद रखना है कि च का अर्थ छिपा रहता है। च का मतलब होता है और, च मतलब और का अर्थ छिपा रहता है। पहली बात, दोनों पद की प्रधानता होती है। दूसरी बात, च का अर्थ छिपा रहता है। और तीसरी बात क्या ध्यान में रखना है कि द्वंद्व समास या द्वंद्व समास में, ऐसा कीजिए, द्वंद्व समास या भी लिख सकते हैं, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है ना, में लिंग क्या होता है, उत्तर पद के अनुसार होता है। तत्पुरुष समास में लिंग उत्तर पद के अनुसार होता है। अब छात्र यहां देखिए क्या है, इसका उत्तर पद क्या है, कुकुट। इसका उत्तर पद क्या है, गंधर्व। इसका उत्तर पद देखिए क्या है, गंधर्व। इसका उत्तर पद क्या है, कुकुट। अब ये 2 वचन है, तो ये जो 2 द्विवचनांत शब्द जो बनेंगे, द्विवचनांत जो पद बनेंगे, ध्यान दीजिए छात्रों, जो द्विवचनांत पद बनेंगे वे कुकुट के अनुसार चलेंगे। तो कुकुट क्या है, पुल्लिंग है, और पुल्लिंग का रूप चलाइए, कुकुटः कुकुटौ कुकुटा। द्विवचन में क्या आएगा, कुकुटौ, इसलिए यहाँ कुकुटौ हो गया। अब यहाँ ये गंधर्व के अनुसार चलेंगे, तो गंधर्व का रूप चलाइए, गंधर्व गंधर्वो गंधर्वा। बहुवचनांत पद क्या हो जाएंगे, गंधर्वा, इसलिए यहाँ देखिए देव दानव गंधर्वा हो गया, ठीक है ना। तो छात्रों, आप ये बात आप ध्यान रखेंगे कि द्विवचनांत पद बाद वाले पद के अनुसार या बहुवचनांत पद बाद वाले पद के अनुसार उनका रूप चलेगा। और एक बात ध्यान रखिए छात्रों, चौथा बात,
कि दो पद वाले द्विवचनांत और अनेक पद वाले बहुवचनांत पद होंगे। चौथा बात छात्रों, दो पदों का द्वंद्व समास क्या होगा? द्विवचनांत होगा। द्विवचनांत, दो पदों का द्वंद्व समास द्विवचनांत और अनेक पदों का बहुवचनांत और दो से अधिक पदों का द्वंद्व समास बहुवचनांत होगा। तो छात्रों, ये चार जो मुख्य बिंदु हैं इसको आप एकदम से याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। और ये चार बिंदु जब आपको याद रहेंगे तो द्वंद्व समास समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब छात्रों आते हैं इनके भेद पर। तो छात्रों इनके तीन भेद हैं। द्वंद्व समास के भेद कितने हैं? तीन। फर्स्ट क्या है? इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर। और सेकंड है समाहार। सेकंड क्या है? समाहार। और थर्ड है एक शेष। अब इन तीनों भेदों को छात्रों एक एक करके पढ़ेंगे। इतरेतर, समाहार और एक शेष। छात्रों आपको यह बता दें कि कुछ व्याकरण के जानने वाले जो जानकार हैं, व्याकरणविद हैं, वे इसको समास नहीं मानते हैं। फिर भी हम इसको पढ़ेंगे और तो हम लोग बारी बारी से एक एक समास को पढ़ेंगे। हाँ, तो छात्रों मैं बात कर रहा था द्वंद्व समास के प्रथम भेद इतरेतर द्वंद्व की। इतरेतर द्वंद्व क्या है? तो सबसे पहले छात्र हम इसके कुछ नियम लिख दिए हैं उदाहरण के साथ। इसको आपको समझ लेना बहुत जरूरी है, समझे कि नहीं? सबसे पहले आप समझिए इतरेतर। इतरेतर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो छात्रों इतरेतर शब्द का अर्थ होता है परस्पर। इतरेतर शब्द का अर्थ क्या होता है? परस्पर, आपस में, एक दूसरे में, समझे कि नहीं? तो सभी पद क्या होंगे? एक दूसरे से युक्त होंगे, यानी कि सभी पदों का मूल्य जो है, वैल्यू समान रहेगा, बराबर रहेगा। इसलिए हम इस इतरेतर द्वंद्व समास के कुछ जो नियम और उपनियम या विशेष नियम हैं उसको मैं यहां लिख दिया हूं उदाहरण के साथ, और सभी को हम बारी बारी से समझ लेंगे। सबसे पहले छात्र इसमें आप यह ध्यान दीजिए कि इसमें प्रत्येक पद समान रूप से प्रधान होता है, इसलिए इसका नाम इतरेतर है। सभी पदों की प्रधानता एक समान होती है। जैसे यहां देखिए भीमश्च अर्जुनश्च, भीम अर्जुन, यहां देखिए भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन दोनों च के साथ युक्त हैं और दोनों की प्रधानता है, दोनों का उतना ही वैल्यू है। और भीम और चूंकि भीम और अर्जुन दोनों जब मिलते हैं तो द्विवचनांत पद बनाते हैं, इसलिए अर्जुन के अनुसार यहाँ हम अर्जुनों लिख दिए। भीम मूल शब्द में छात्रों अ लग गया, इसलिए भीमा हो गया। अब भीमा यहाँ लिखा हम भीम, वहां लिख दिए भीमा, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। भीम में अ है और अर्जुन में अ है, अ और अ मिल करके आप संधि में जानते हैं कि आ होता है, इसलिए हमने भीमा अर्जुन लिख दिया। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है। धर्मश्च कामश्च अर्थश्च मोक्षश्च इति धर्म कामार्थ मोक्षा। अब देखिए यहाँ एक पद, दो पद, तीन पद और ये चार पद, यानी ये बहुवचनांत है। तो यह जो है अंतिम पद क्या है? मोक्ष, और यह अकारांत पुल्लिंग है, तो इसका रूप क्या होगा? मोक्षा होगा। बहुवचन में क्या होगा? मोक्षा होगा। मोक्षो मोक्ष मोक्षा, इससे धर्म काम अर्थ मोक्ष हो गया। जैसे यहाँ भीमार्जुन हुआ वही कामार्थ हो गया।
तो छात्रों इसको समझ लीजिए, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है। दूसरा इसका रूल है छात्र कि देवतावाची पदों का समास होने पर पूर्व पद में आ लग जाता है। देवतावाची वैसे सब जो देवताओं की संज्ञा को निरूपित करते हैं। तो जैसे यहां देखिए उदाहरण के लिए सूर्यश्च चंद्रश्च इंद्रश्च वरुणश्च, ये सभी पद देववाची शब्द हैं। सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, इंद्र देवता है, वरुण देवता है ना। तो यहां देखिए सूर्य और चंद्र का जब समस्त पद बना, समझे कि नहीं, तो क्या हुआ, रूल क्या कहता है कि प्रथम पद में आ लग जाएगा, यानी सूर्य है तो सूर्या हो जाएगा। ठीक है। और इंद्र है तो क्या हो जाएगा, इंद्रा हो जाएगा। तो देखिए सूर्या चंद्रमसो और चंद्रमा का छात्रों जब रूप चलाइएगा तो द्विवचन में चंद्रमसो होता है, इसलिए यहाँ कोई कंफ्यूजन मत कीजिएगा। और इंद्र के साथ यहाँ आ लग गया, इंद्रा वरुण हो गया। समझ गए। अब यहाँ देखिए अगला रूल, ऋकारांत शब्द के समास होने पर पूर्व पद में आ लग जाता है। यानी ऋकारांत जिन पद के अंत में री होगा, ऋकारांत मतलब जैसे मातृ, पितृ, भ्रातृ, स्वश्री, ये सब पद क्या है, ऋकारांत है। ठीक है ना। तो जो भी ऋकारांत पद होंगे उसमें भी आ लग जाएगा। यहां देखिए माता च पिता च, माता भी ऋकारांत, पिता भी ऋकारांत है ना। मातृ, माता का मूल शब्द क्या है, मातृ, पिता का मूल शब्द क्या है, पितृ, है ना। तो माता च पिता च, इसमें भी माता पितरो हो गया। ठीक है। पिता च पुत्रश्च इति, पिता पुत्रो हो गया, आकारांत पद लग गया। ठीक है। इसके बाद छात्रों, इसके बाद सोम या वरुण, सोम या वरुण शब्द यदि उत्तर पद में अग्नि के साथ, सोम या वरुण शब्द यदि उत्तर पद में अग्नि शब्द के साथ हो तो अग्नि का जो ह्रस्व इकारांत होता है वो दीर्घ इकारांत में बदल जाता है। यह ध्यान रखिएगा। यहाँ जैसे देखिए, अब यहाँ देखिए अग्नि किसके साथ जुटा, वरुण के साथ। यहाँ अग्नि किसके साथ जुटा, सोम शब्द के साथ। तो अग्नि वरुण, अग्निश्च वरुणश्च, अग्निश्च सोमश्च। अब यहाँ अग्नि का ह्रस्व जो ई है वो दीर्घ ई में बदल गया, हो गया अग्नि वरुण, अग्नि सोम। तो छात्र ये है। और इसके बाद हम आपको अगला रूल, इसमें एक दो रूल और है, इसको हम आगे लिख रहे हैं। तो छात्र ये था आपका नेक्स्ट रूल और अंतिम रूल इतरेतर द्वंद्व का, कि जाया शब्द, ठीक है, जाया का अर्थ क्या होता है, पत्नी। जाया का अर्थ क्या होता है, पत्नी। तो जाया शब्द का पति शब्द के साथ युक्त होने पर जम या दम का भाव आ जाता है। जैसे जाया शब्द यदि पति शब्द के साथ जुड़ेगा, जैसे यथा में देखिए जाया च पति च इति, क्या इसका लिखेंगे, जमपति। क्या लिखेंगे, जमपति या दंपति या जायापति भी लिख सकते हैं। ये तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और छात्र इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि इतरेतर द्वंद्व में ज्येष्ठ, पूज्य या श्रेष्ठता को सूचित करने वाले जो पद रहेंगे उसको हम पूर्व पद में लिखेंगे। यह ध्यान रखिएगा, इस नोट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है छात्रों। अब हम दूसरे द्वंद्व समास के दूसरे भेद समाहार द्वंद्व की चर्चा करेंगे। दूसरा आपका द्वंद्व समास का भेद है छात्र समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व को समझने के लिए सबसे पहले हम इस उदाहरण को देखते हैं। छात्र थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यहाँ लिखा है मैंने पाणी च पादौ च इति पाणी पादौ। तो छात्र यहाँ देखिए
पाणी मतलब दोनों हाथ, और पादव मतलब दोनों पैर। तो दो हाथ और दो पैर, चार शरीर के चार अंग होंगे। अगर इसको हम काउंटिंग करेंगे तो ये चार अंग गिने जाएंगे, दो हाथ और दो पैर। ये पाणी है दीर्घिकार द्विवचनांत, और ये पादव है द्विवचनांत। समझे कि नहीं? तो ये चारों को अगर मिला दें तो चारों का एक समूह का अर्थ प्रकट होता है। तो छात्र यहां समाहार का अर्थ समूह होता है, ध्यान रखिएगा। समाहार का अर्थ क्या होता है? समूह, है ना। और यहां देखिए पानी च पादव च, जब ये इनका समस्त पद बना तो यहां यह एक वचन में एक वचनांत पद हो गया। तो समाहार द्वंद्व को समझने के लिए हमें दो बात को ध्यान में रखना है। कितने बातों को ध्यान में रखना है? दो बात को। पहला, समाहार द्वंद्व समूह के अर्थ को प्रकट करता है। पहला, समाहार द्वंद्व समूह के अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है। और दूसरा बात कि इसका समस्त पद, दूसरी बात कि इसका समस्त पद क्या होता है? एक वचनांत होता है। समस्त पद एक वचनांत होता है, एक वचनांत होता है। ये दो बात छात्र आप ध्यान रखेंगे। अब हम समाहार द्वंद्व को लगाते हैं, कहाँ कहाँ समाहार द्वंद्व समझेंगे, इसके हम रूल्स को मैं लिख रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिए। हाँ, तो छात्र यहां देखिए कि समाहार द्वंद्व कहाँ कहाँ होता है, इसकी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। इसके लिए मैं लिख दिया हूं। फर्स्ट है, फर्स्ट में आप देखिए यहां, फर्स्ट में आप यहां देखिए, फर्स्ट प्राणी के अंगवाचक शब्दों में समाहार द्वंद्व होता है। तूर्य, तूर्य का अर्थ होता है बाजा, तो उसके अंगवाचक शब्दों में समाहार द्वंद्व होता है। सेना के अंगवाची शब्दों में समाहार द्वंद्व होता है। तो उसके लिए देखिए प्राणी के अंगवाचक शब्द में, जैसे करश्च चरणश्च, कर मतलब हाथ, चरण मतलब पैर, देखिए ना। तो करश्च चरणश्च इति क्या बन गया? करण, ऐसी कर चरणम, नपुंसक लिंग एक वचन में। यहां देखिए बाजा, ये शंख क्या है और मृदंग बाजा है। शंखश्च मृदंगश्च इति शंख मृदंगम, ठीक है। उसी तरह सेना के अंग रथिकाश्च, मतलब कि वैसे सैनिक जो रथ पर सवार हो और वैसे सैनिक जो घोड़े पर सवार हो। तो रथिकाश्च अश्वरोहश्च, है ना, अश्वरोहश्च इति रथिकाश्वारोहम, ठीक है। फिर दूसरा है, कहां समाहार द्वंद्व होता है? तो जिन जंतुओं में परस्पर विरोध होता है, जो जंतु एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, जैसे गाय का कट्टर विरोधी बाघ, है ना, उसी तरह सांप का कट्टर विरोधी नेवला। देखिए यहां अहिश्च नकुलश्च, अहि मतलब सांप और नकुल मतलब नेवला, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तो वहां भी समाहार द्वंद्व होगा, ध्यान रखिएगा। अहिश्च नकुलश्च इति अहि नकुलम। थर्ड में आइए, नदीवाचक विभिन्न लिंगों के शब्दों में, ध्यान रखिएगा। जब नदीवाचक शब्द विभिन्न लिंगों के शब्दों में रहेंगे, जैसे गंगा स्त्रीलिंग और सोन पुल्लिंग, विभिन्न जब एक वाले रहेंगे तो वहां नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। गंगा च सोनश्च इति गंगा सोनम। और इसीलिए मैं नोट में लिख दिया हूं कि एक लिंग वाले नदीवाची शब्दों में समाहार द्वंद्व नहीं होता है। जैसे देखिए गंगा भी स्त्रीलिंग और जमुना भी स्त्रीलिंग, गंगा च यमुना च, तो ये क्या हो जाएगा? यह इतरेतर के अनुसार बदलेगा, और यह द्विवचन में गंगा जमुने,
गंगा गंगे गंगा रूप चलता है। तो इस प्रकार छात्र आपका समाहार द्वंद्व के जो रूल्स थे वो मैं लिख दिया। मैं अब अगले एक शेष द्वंद्व पर चर्चा करूंगा। तीसरा छात्र है भेद द्वंद्व समास का, जिसे हम एक शेष द्वंद्व कहते हैं। कुछ लोग इसे द्वंद्व समास का भेद नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें विशेष प्रकार की कुछ वैसी स्थितियां नहीं है जिसको इसको भेद माना जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते हैं, इसलिए हमें भी उसकी थोड़ी जानकारी रख लेनी चाहिए। ऐसे भी जो लोग कुछ ऐसी भी चीज़ों की जानकारी हमें रखनी चाहिए जो हमारे काम की नहीं है, ताकि फिर उससे संबंधित अड़चन पैदा न हो। तो एक शेष द्वंद्व छात्रों, यहाँ शब्द में ही इसका परिभाषा छिपी हुई। एक शेष, जिसमें एक शेष बचता हो, जो शेष के रूप में एक बचता हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक शेष द्वंद्व कहेंगे। अब इसका उदाहरण आप देखिए, माता च पिता च ब्राह्मणश्च ब्राह्मणीश्च। अब यहां देखिए छात्रों, माता और पिता ये दोनों जो च के साथ जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं कि द्वंद्व समास च के साथ जुड़े रहते हैं। ये दोनों पदों में एक ही विभक्ति लगी, एक समान विभक्ति, दोनों प्रथमा विभक्ति के पद है। ब्राह्मणश्च ब्राह्मणीश्च, दोनों में क्या है? प्रथमा विभक्ति है ना। और ये जब दोनों का समस्त पद बना तो देखिए एक पद बन गया पितरौ और यहां बन गया ब्राह्मणौ, यहां एक पद बचा, यानी दो समान विभक्तियों से बने। ठीक है। या कुछ द्वंद्व समास में एक विभक्ति वाले दो पद हों, ठीक है ना, और उन दो पदों का जब कोई समस्त पद बनता है और उसमें केवल एक पद बचता है और दूसरा पद क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। दूसरा पद क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। तो ऐसे समास को हम एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। हम अब यहां देखिए, माता च पिता च, दोनों में समान विभक्ति, दोनों में समान विभक्ति। अब यहां बच गया पितरौ और यहां ब्राह्मणौ। अब प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण यहां पहले था और ब्राह्मणी बाद में था, और यहां माता पहले है और यहां पिता बाद में है। तो सर पितरौ आप कैसे लिख दिया, ब्राह्मणों कैसे लिख दिए? तो छात्र यहां ध्यान रखिए कि एक शेष द्वंद्व में जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बीच में समास होगा तो पुल्लिंग की ही प्रधानता होगी, स्त्रियों की प्रधानता नहीं होगी। ठीक है, यहां ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आपका एक शेष द्वंद्व समास समाप्त होता है और इसके साथ हम द्वंद्व समास भी हमारा समाप्त होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।